गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन फेज को देखा था और डिवीजन फेज में प्रोफेज और स्पेंडल एपरेटस के निर्माण को देखा था, तर्कों की संरचना को देखा था कि कैसे तर्कों की संरचना होती है, क्या इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड स्टेप, मेटाफेज। मेटाफेज मध्यावस्था। मध्यावस्था छोटी अवधि वाली होती है, प्रोफेज से छोटी अवधि की होती है प्रोफेज से, और एनाफेज से बड़ी अवधि की होती है। यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, यहां जो ये गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्र का अत्यधिक निर्जलीकरण हो जाता है, अत्यधिक निर्जलीकरण और संघनन हो जाता है। निर्जलीकरण और संघनन हो जाता है। जब दोनों काम हो जाएंगे तो गुणसूत्र कैसे दिखाई देंगे? छोटे और मोटे। गुणसूत्र छोटे और मोटे दिखाई देते हैं। जब हमने क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन किया था तो वहां पर मेटाफेज वर्ड का भी जिक्र किया था, क्योंकि जब हमको गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करना होता है तो गुणसूत्र की संरचना के लिए, गुणसूत्र की संरचना के अध्ययन के लिए मेटाफेज बेस्ट अवस्था होती है, क्योंकि यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र अत्यधिक छोटे और मोटे होने के कारण इनकी संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहां हमको क्लियर सेंट्रोमियर दिखाई देंगे, क्रोमोनेमेटा दिखाई देंगे, और यहां पर संकीर्णन भी हमको क्लियर दिखाई देते हैं। यहां मेटाफेज के आते आते जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेट पर, मेटाफेजिक प्लेट पर जमा हो जाते हैं। यहां आकर के जमा हो जाते हैं और इनके जो सेंट्रोमियर हैं, काइनेटोकोर हैं, ये सेंट्रोमियर तंतुओं से, तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं। अब यहां पर लेट प्रोफेज में भी जो न्यूक्लियोलस थी और न्यूक्लियस का एनवलप था, वो भी हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, कंप्लीटली गायब नहीं हुआ था। तो यहां इस अवस्था के आते आते न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस एनवलप दोनों ही क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। अब जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र सीधे किसके संपर्क में आ जाते हैं? सीधे साइटोप्लाज्म के संपर्क में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म के संपर्क में आ जाते हैं। अब इनके बीच में किसी भी प्रकार का केंद्रक आवरण या न्यूक्लियस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीधे गुणसूत्र एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। और यहाँ गुणसूत्रों के अंदर जो कॉइलिंग है, ये गुणसूत्रों के अंदर कॉइलिंग भी, कुंडलन भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। कैसे? इस प्रकार से जो कॉइलिंग थी, ये कुंडलन भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम रस्सी की तरह मोटे इठे हुए यहां पर उपस्थित होते हैं। तो यहां मेटाफेज के अंदर क्या क्या होता है, डायग्राम से देखते हैं।
प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल वॉल होगी ही होगी, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो बीच की मेटाफेजिक प्लेट होती है या फिर कहें एक्वाटोरियल प्लेट, इस एक्वाटोरियल प्लेट पर आकर के गुणसूत्र इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल सेंटर पार्ट में आकर के व्यवस्थित यहां पर हो जाते हैं। और इनके सेंट्रोमियर से दोनों ही पोलों से आकर के तर्कु तंतु जुड़ जाते हैं। तो ये मेटाफेज के अंदर होता है। मेटाफेज में दोनों ही पोलों से सतत फाइबर जुड़े हुए होते हैं। सेंटर पार्ट से इक्वेटोरियल पर आकर के सेंटर पार्ट में गुणसूत्र आ जाते हैं और इनके काइनेटोकोर से यहाँ पर गुणसूत्र असतत वाले गुणसूत्र तंतु जो असतत होते हैं वो आकर के जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड स्टेज एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी अवधि की चारों जो यहाँ पर स्टेप हैं या अवस्था हैं, इन अवस्थाओं में एनाफेज सबसे छोटी अवधि वाली होती है। एनाफेज तो ये एनाफेज सबसे छोटी अवधि की होती है, सबसे छोटी अवधि की होती है। यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों का ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड, अब ये गुणसूत्र अपनी लंबाई में स्प्लिट हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से होंगे एनाफेज में। तो ये अवस्था हो जाती है। तो अपनी लंबाई में बिल्कुल ये आधे आधे हो जाएंगे। काइनेटोकोर बिल्कुल सेंटर से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ दोनों सिस्टर क्रोमेटिड ये अलग चले जाएंगे और ये दूसरी साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको जिस वक्त क्रोमोसोम पढ़ाए थे उस वक्त बताया था कि यहाँ पर गुणसूत्रों की आकृति, गुणसूत्रों की आकृति, और आकृति कौन कौन सी बताई थी? रॉड शेप में, एल शेप में, जे शेप में और वी शेप में। तो यहाँ पर जो ये काइनेटोकोर है, इस काइनेटोकोर से किस किस तरीका से जुड़े हुए हैं? दोनों भुजाएं बराबर की हैं या दोनों भुजाएं असमान प्रकार की हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर गुणसूत्र विभिन्न आकृतियों में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। और जो इक्वाटोरियल प्लेट होती है, उस इक्वाटोरियल प्लेट को बीच में छोड़ करके उसके ऊपर की तरफ दोनों एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों आमने सामने एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब ये गुणसूत्र इस प्रकार से किससे जुड़े हुए हैं? तर्कु तंतुओं से, ये पोल। तो यहाँ जब ये ऊपर की ओर गति करते हैं तो यहाँ इस गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा किससे मिलती है? वही करेंसी एटीपी। इस एटीपी का जल अपघटन होगा और साथ ही साथ जो यहाँ काइनेटोकोर है, जो सेंट्रोमियर है, इसकी मोटर प्रोटीन,
यहाँ पर दोनों ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। काइनेटोकोर की मोटर प्रोटीन और एटीपी के जल अपघटन से यहाँ पर ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा के कारण ये जो क्रोमोसोम हैं ऊपर की ओर गति करते हैं। इनकी जो गति होती है वो 1 माइक्रोमीटर पर मिनट होती है। 1 माइक्रोमीटर पर मिनट ऊपर की ओर गति करते हैं। साथ ही साथ गति के लिए ये ऊर्जा तो है ही, दो चीज और जिम्मेदार होती हैं। वो कौन सी? पहला, जो गुणसूत्र हैं ये इस प्रकार से होंगे, दूसरा भी इस प्रकार से होगा व्यवस्थित। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। यहां पर इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे से, जो ऐसे उपस्थित हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे। पहली बात तो प्रतिकर्षण के कारण दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण। और दूसरा, यहां पर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, तर्कु तंतु हैं, तर्कु तंतु किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां पर नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये नष्ट होगी तो यहां पर तर्कु तंतु भी नष्ट होंगे, नलिकाएं भी नष्ट होंगी। तो इनके नष्ट होने पर यहां संकुचन होगा। तो संकुचन के कारण, गुणसूत्रों के प्रतिकर्षण के कारण और इस ऊर्जा के कारण ये कहां गति करेंगे? पोल की ओर गति करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर किस प्रकार से अर्ली एनाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होगा? अब इनके काइनेटोकोर का विभाजन हो गया। काइनेटोकोर का विभाजन होने के बाद में ये एक दूसरे के सामने इस प्रकार से आकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। भुजाएं किधर होंगी? मेटाफेजिक प्लेट की ओर। और इनसे असतत या गुणसूत्रीय तंतु यहां पर उपस्थित होंगे। असतत या गुणसूत्रीय तंतु यहां उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ दूसरे वो भी तंतु होते हैं जो यहां पर गुणसूत्रों से जुड़े हुए नहीं होते। ये भी कैसे होते हैं? असतत होते हैं। इसके साथ ही यहां पर ये तो होंगे ही सपोर्ट के लिए। ये अवस्था होती है अर्ली एनाफेज में। अब यहां पर सारे के सारे फोर्स स्टार्ट हो गए, दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद में यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ जो काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर है, इनकी मोटर प्रोटीन और एटीपी के जल अपघटन के कारण अब इनमें यहाँ पर गति होगी। और गति होगी तो क्या होगा? लेट एनाफेज के आते आते, यहां लेट एनाफेज के आते आते ये गुणसूत्र कहां पहुंच जाएंगे? ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं। लेट एनाफेज, इधर पोल और इधर पोल।
ये तो इनसे जुड़े हुए हैं और कहाँ पहुंच गए, ये मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ ये ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं और यहाँ जो असतत फाइबर थे ये क्या होंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। सतत असतत सभी फाइबर क्या होंगे, यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये ऊपर की तरफ पहुंचने लगने में मूवमेंट होती है तो ये फाइबर्स भी यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और एट लास्ट लेट एनाफेज के आते आते यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पहुंच गए, दोनों की दोनों पोलों पर पहुंच गए। ये इधर और दूसरा इधर, जो अपोजिट पोल प्रेजेंट थे इन अपोजिट पोलों पर ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट अवस्था जो आती है वो आती है टीलोफेज। फोर्थ अवस्था कौन सी होती है, टीलोफेज। अब इस टीलोफेज में क्या होगा, ये अवस्था बिल्कुल कैसी होती है, प्रोफेज के समान, लेकिन प्रोफेज के जैसी, लेकिन उसके विपरीत। यहां पर जो भी क्रियाएं चलती हैं वो प्रोफेज के विपरीत चलती हैं, प्रोफेज के समान नहीं होती। प्रोफेज की तरह ये भी कैसी होती है, लंबी अवधि वाली होती है। यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो टाइम ड्यूरेशन भी क्या होती है, अधिक होती है, लंबी अवधि वाली होती है। तो यहाँ प्रोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस गायब हुई थी वो स्पष्ट हो जाएगी, जो न्यूक्लियस एनवलप गायब हुआ था वो प्रकट हो जाएगा, स्पष्ट की जगह प्रकट सही होगा, प्रकट हो जाएगा। यहां पर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो वापस से आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेल के जो अंगक थे, सेल ऑर्गेनेल्स, वो प्रकट हो जाएंगे। जो तर्कु तंतु हैं ये तर्कु तंतु टूट जाएंगे और टूट करके कहां आ जाते हैं, टूटकर इक्वाटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे। सारे सारे तर्कु तंतु टूट करके कहां आ जाएंगे, इक्वाटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे। जिस वक्त कोशिका अंगक अदृश्य हुए थे प्रोफेज में, तो यहां प्रकट होंगे तो यहां पर ये कुछ टूटती हैं, तो यहां पर फ्रैगमोप्लास्ट बनती है। फ्रैगमोप्लास्ट आपको पढ़ाया था जिस वक्त मैंने सेल प्लेट का निर्माण बताया था। तो इस फ्रैगमोप्लास्ट में क्या होते हैं, ईआर और गोल्गी बॉडी के टूटे हुए भाग, और साथ में वेसिकल्स, ये सब भी आकर के कहां आ जाएंगी, इक्वाटोरियल प्लेट पर जमना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो ये गुणसूत्र हैं ये गुणसूत्र क्या होंगे, जल ग्रहण करेंगे। जल ग्रहण करते हैं और किस में बदल जाते हैं, पतले धागे समान संरचना में। पतले धागे समान संरचना जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। यहां ये क्रोमेटिन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो संरचना है ये संरचना किस में परिवर्तित हो जाएगी, एनवलप वापस आ गया, केंद्रिका वापस आ गई। यहां पर जो क्रोमेटिन गुणसूत्र थे वो किस में बदल गए, क्रोमेटिन के अंदर यहां बदल जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर आकर के ये क्रोमेटिन के अंदर बदल जाते हैं। तब ये अवस्था कौन सी होगी, टीलोफेज।
ये टीलोफेज अवस्था होती है और यहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, सेल प्लेट का निर्माण। अब ये इक्वाटोरियल ना कह करके इसको क्या कहेंगे हम, सेल प्लेट। अब इस सेल प्लेट पर ये सारी चीजें आकर के जमना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये सारी चीजें जमेंगी यहां पर, तो धीरे 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 क्या होगी, ये सेंटर से इधर और इधर से इधर, सेंटर से धीरे धीरे बाहर की तरफ, परिधि की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और एट लास्ट यहाँ पर कंप्लीट किसका निर्माण हो जाएगा, सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। सेंटर से परिधि की तरफ निर्माण चलता है, सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा। अब एक जो मदर सेल थी वो दो पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। यहाँ पर एक मदर सेल दो पुत्री कोशिकाओं में, डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज तक एक मदर सेल से समान गुणसूत्रों वाले दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये सेल प्लेट बनी है, दो डॉटर सेल बनी है, ये डॉटर सेल कैसे बनती हैं, या फिर कहें कि साइटोप्लाज्म का, पहला हमने पढ़ लिया अभी तक कैरियोकाइनेसिस, क्या रह गई, साइटोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस दो प्रकार से होती है। सेकंड, साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया जो जीव द्रव्य के विभाजन की जो प्रोसेस है, ये दो प्रकार से होती है। एक तो होती है सेल प्लेट विधि से, जो होती है प्लांट में, और दूसरी होती है खांच विधि से, सेल फॉरो विधि, खांच विधि से। ये होती है बैक्टीरिया, शैवाल, एनिमल्स। बैक्टीरिया ना कहें तो सही होगा, शैवाल और एनिमल्स, क्योंकि हेमाटोसिस होता है, न्यूक्लियोइड होता है यहाँ पर इनके अंदर। सेल प्लेट में क्या होगा, हमने जो अभी पढ़ा है वो किसकी पढ़ी थी, सेल प्लेट मेथड को। यहाँ पर सेंटर पार्ट पर, सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ धीरे धीरे फ्रेगमोप्लास्ट, तर्कु तंतुओं के टुकड़े यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ एट लास्ट किसका निर्माण हो जाएगा, सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती है अंदर से बाहर की ओर। प्रोसेस कैसे चलती है, अंदर से बाहर की ओर। तो यहां पर अंदर से बाहर की ओर धीरे धीरे फ्रेगमोप्लास्ट और तर्कु तंतुओं के टुकड़े जमना स्टार्ट होंगे, और दो पृथक सेलों का, सेल प्लेट का निर्माण करके दो पृथक सेलों का निर्माण कर लेंगे। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स की सेल के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल्स की सेल के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो यहाँ ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो यहाँ सेल प्लेट मेथड से होता है, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ जो दोनों साइड हैं, देखो एक दूसरे से विपरीत हो रही है, ये अंदर से बाहर की ओर हो रही है, और ये बाहर से कहाँ होती है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ संकीर्णन स्टार्ट हो जाता है, कोशिका के अंदर इस प्रकार से संकीर्णन स्टार्ट हो जाता है। बराबर जो मिड पार्ट है वहां पर दबाव बनेगा, और दबाव की वजह से यहाँ पर संकीर्णन स्टार्ट हो जाएगा, और एट लास्ट क्या होगा,
एक कोशिका 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ प्रत्येक पार्ट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो जो खांच विधि होती है वो शैवाल और एनिमल्स के अंदर होती है। यहाँ सेल प्लेट यहाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो सेल प्लेट विधि है ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ प्लांट की सेल कैसी होती है, सेल वॉल के कारण हार्ड, वहां पर संकीर्णन उत्पन्न नहीं होता, उसको नहीं पिचकाया जा सकता, दबाया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस 2 प्रकार से होती है, सेल प्लेट विधि से और खांच विधि से। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट।